हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो देखिए दोस्तों, हम लोगों ने कौन से चैप्टर की शुरुआत की है। तो हमारा ज्योग्राफी का जो चैप्टर नंबर 3 है, इसकी शुरुआत हमने कर दी है और इसमें हमारे ना 2 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो उन दोनों लेक्चर्स में हम क्या क्या कवर कर चुके हैं, तो आइए मैं आप लोगों को बताती हूँ। जो हमारा भारत है ना, इसकी प्राकृतिक संरचना हम लोगों ने पढ़ ली है। भारत के जो प्राकृतिक संरचना है उसके 5 भाग किए गए थे, जिसमें हमने सबसे पहले हिमालय के बारे में जाना था। दूसरे नंबर पे हमने देखा था उत्तर भारतीय मैदानों के बारे में। फिर तीसरे नंबर पे हमने प्रायद्वीप की बात की थी। उसके बाद चौथे नंबर पे तटीय प्रदेश हमने देखे थे। पांचवें पे हमने द्वीप समूह देखे थे। ठीक है, तो ये तो कंप्लीट हो चुका है। अब उसके बाद जो हमारा दूसरा देश है भाई, वो कौन है? ब्राजील। तो अब ब्राजील के बारे में जरा हम पढ़ेंगे कि इसके जो मतलब ये जो ब्राजील है ना, अब इसके कितने हिस्से किए गए हैं, कितने विभाग हैं, ये सब कुछ हम यहाँ पर जरा पढ़ लेते हैं। किसके बारे में? ब्राजील के बारे में। ठीक है ना, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जितना इंपॉर्टेंट आपका भारत को समझना है, उतना ही इंपॉर्टेंट ब्राजील का है, क्योंकि दोनों को हम कंपेयर करके समझ रहे हैं ना। आपके मन में आता होगा, अरे हम भारत में रहते तो भारत का पढ़ना चाहिए, हम ब्राजील का क्यों पढ़े। देखो, जब दो चीजों को कंपेयर करके समझोगे ना, आपको समझ आएगा हमारे यहाँ पर क्या है, अच्छा उनके यहाँ पे ये है, हमारे यहाँ पे ये नहीं है। तो इसीलिए दोनों को कंपेयर करके आप लोगों को बताने की कोशिश की गई है। कोई ना कोई देश तो इन लोग मतलब इनको लेना ही था, तो इन्होंने यही ब्राजील को ही ले लिया। कोई बात नहीं, हम पढ़ लेंगे। चलिए आते हैं यहाँ पर। देखिए, ब्राजील का पहले मैं आपको मानचित्र दिखाना चाहूंगी। तो ब्राजील का मानचित्र प्यारे दोस्तों ये रहा। आप जो देख रहे हैं ना, ये है ब्राजील का मानचित्र। और याद कीजिए, मैंने आपको ये वाला मानचित्र जो है ये भी दिखाया था। यस, ये है हमारा ब्राजील का मानचित्र। आप देखो, इसमें जो ब्राजील के स्टेट्स है ना, वो लिखे गए हैं। आप लोगों को ना मतलब मालूम होना चाहिए कि कौन कौन से स्टेट्स कहाँ पर है, मतलब थोड़ा आइडिया होना चाहिए। जैसे मैंने बोला यहाँ पे पारा, तो पारा आपको याद आ जाना चाहिए। एग्जैक्ट लोकेशन नहीं, लेकिन आपको इतना याद आना चाहिए कि हाँ भाई ये तो ऊपर है। मैंने बोला अमापा, तो अमापा यहाँ पे आता है, ऊपर आता है। कोस्टल मतलब ये महासागर से सटा हुआ है, ऐसा आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। इसीलिए मैंने आपको सेकेंड चैप्टर बोला था, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो ये जो सारे नाम है ना प्यारे दोस्तों, ये आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे करके गोल गोल घूमते रहने चाहिए। ठीक है, तभी बातें समझ में आएंगी। तो ये है इसका मैप, आप देख सकते हो। बाकी ये भी इसका मैप है ना, तो इसको भी जरा देख लो आप लोग। इसमें देखेंगे ना, तो यहाँ पर देखिएगा ऊंचाई दी गई है। हमारा जो ब्राजील है, इसकी ऊंचाई दी गई है मीटर में। जैसे ऐसा वाला कलर आपको जहां पर भी दिखाई दे, आप समझ जाना कि उसकी ऊंचाई कितनी है, 1000 मीटर के लगभग है। और जहां पर आपको ये पीला कलर दिखाई दे, वहां पे समझ जाना ऊंचाई कितनी है, 500 मीटर के लगभग। ऐसा वाला कलर दिखाई दे तो 200 मीटर, और ऐसा वाला दिखाई दे तो भाई समझ जाना 0। और इससे नीचे गया तो भाई वो तो माइनस में ही। ठीक है ना, तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि ब्राजील में ना कितनी उच्च भूमियां हैं। उच्च भूमि यानी थोड़ी सी ऊपर वाली भूमि। ठीक है ना, तो देखो ये जो आप देख रहे हैं प्यारे प्यारे बच्चों, ये एक मिनट मैं ना जरा इसको कलर करने की कोशिश करती हूँ। ओ ओ ओ ओ, ये देखो, जैसे ये जो आप देख रहे हैं ना, देखो ये वाला कलर। ठीक है, फिर ये इसमें पहले से ये कलर है, मुझे कलर करने की वैसे जरूरत है नहीं। देखिए, ये जो आप देख रहे हैं पूरा यहाँ से लेकर के ऐसा वाला कलर देखिएगा, ये सब उच्च भूमि में आ जाता है। देखो यहाँ पे लिखा है ब्राजील उच्च भूमि, देख रहे हो, ये सब यहाँ से ऐसे कवर किया हुआ है इस प्रकार से। ठीक है, तो ये सब कुछ क्या है भाई, ये हमारे ब्राजील उच्च भूमि का हिस्सा है ना। ध्यान से देखो, आपको समझ में आएगा। ये देखो, ये है ब्राजील का उच्च भूमि, ये देख रहे हो, ये पूरा कलर आपको देख करके समझ में आ रहा होगा। ठीक है, फिर उसके बाद देखो, अगर मैं ब्राजील की बात करूँ ना, तो इसके पास 2 उच्च भूमियां हैं। एक तो ये है, और दूसरा यहाँ पर एक आ जाता है उच्च भूमि, देखो गुएना उच्च भूमि। ठीक है ना, तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर इसके पास भी कुछ तटीय मतलब तट है, वो भी हम देखेंगे, और इसके नदियों के बारे में भी जानेंगे। तो बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। आओ अब चलते हैं, जरा हम देखते हैं कि हमारे टेक्स्ट बुक में कौन कौन सी बातें दी गई हैं। तो देखो, ब्राजील के मानचित्र पर नजर डालते ही आपको क्या समझ आता है कि ब्राजील का जो अधिकांश भाग है ना, वो उच्च भूमियों, पठारों एवं छोटे बड़े पर्वतों से व्याप्त है। जैसे कि आप इसमें देख भी सकते हो मैप में कि जो ब्राजील है ना प्यारे बच्चों, वो ज्यादातर करके किससे मतलब यहाँ पर ज्यादातर क्या है, तो मैं अगर आपको बताऊं तो यहाँ पे देखो, ये आप देखो ना, पूरा यहाँ से लेकर के इतने पार्ट में उच्च भूमि है। ऊपर से इतने में इनको संतोष नहीं हुआ तो ये ऊपर भी उच्च भूमि है। यानी ब्राजील का ज्यादा जो भाग है ना, वो उच्च भूमि से ही कवर्ड है। कहीं पे पर्वत है, कहीं पर पठार है। ठीक है, ओके। फिर
ब्राजील में लंबे चौड़े एवं बहुत ऊंचे पर्वत नहीं है। यानी अब देखो जैसे हमारे भारत में हिमालय माउंटेन कितना ऊंचा होता था, लेकिन ब्राजील में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे बहुत लंबे या फिर चौड़े या फिर ऊंचे ना पर्वत नहीं है, ठीक है। तो उसकी चिंता छोड़ दो कि हमें ऊंचे ऊंचे यहाँ पे पर्वत पड़ने हैं, नहीं। उत्तर की ओर का जो अमेजन नदी का मैदान है एवं दक्षिण पश्चिम में पैराग्वे नदी के उद्गम स्थल के प्रदेश को छोड़कर ब्राजील में विस्तृत मैदानों का अभाव ही है। तटीय भागों में भी मैदान विस्तृत नहीं है। ब्राजील के प्राकृतिक विभाग निम्नलिखित है। देखो प्यारे दोस्तों, इसमें क्या बोला गया है, जैसे कि ये जो अमेजन नदी का मैदान है ये हो गया, और फिर यहाँ पर जो पराना और पैराग्वे नदी का यहाँ पे जो मैदान बनता है, ठीक है, इसको छोड़ करके अगर आप देखोगे तो ब्राजील ना मतलब पूरा ये समझिएगा कि इसमें उच्च भूमि ही है, ठीक है, पर्वत एवं पठार ही है। तो अब जरा इनके विभाग हम देख लेते हैं। जिस प्रकार से भारत में 5 विभाग किए गए थे, वैसे ही इनके भी 5 विभाग हैं। पहला यहाँ पे आता है प्यारे बच्चों उच्च भूमि, जो अभी मैं डिस्कस कर रही थी। फिर उसके बाद यहाँ पे विशाल कगार आता है। विशाल कगार बस बोलने का है, आप देखिएगा, आपको अब हिमालय से तो छोटा ही लगेगा। इन लोग अभी इनके यहाँ पे वही है, तो उसी की बात करेंगे। फिर उसके बाद इनके पास तटीय प्रदेश भी है, इसको भी हम जानेंगे। मैदानी प्रदेश भी है, वही अमेजन नदी का मैदान। फिर उसके बाद इनके पास भी द्वीप समूह है। क्या इनके पास इंडिया जैसे द्वीप समूह नहीं है, चिंता मत करो, है ना। जैसे हमारे पास है अंडमान और निकोबार, बड़े बड़े द्वीप समूह जहाँ पर लोग रहते हैं, लेकिन इनके पास ऐसा कुछ द्वीप समूह नहीं है। इनके पास छोटे छोटे ऐसे पत्थर पानी के अंदर पड़े रहेंगे, उनको इन लोगों ने द्वीप बोल दिया है, ठीक है। तो चलिए फिर एक एक करके हम स्टडी करते हैं। तो पहले यहाँ पे हम बात करेंगे प्यारे प्यारे दोस्तों उच्च भूमि की। तो आइए उच्च भूमि के बारे में समझ लेते हैं जरा। तो दक्षिण पढ़ते जाएंगे और मैं आपको मैप में दिखाते भी जाऊंगी, क्योंकि ये जो चैप्टर्स है ना, मैं सही बता रही हूँ, जो पहली बार पढ़ रहा होगा उसको ये डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन मेरा यकीन मानिए अगर आप इसको ना मैप के थ्रू पढ़ते जाओगे ना तो फिर आपको ये इजी लगेगा, ठीक है। और 2-3 बार जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लोगे तो और भी इजी लगेगा, ठीक है। तो चलिए देखते जाते हैं। देखिए, दक्षिण ब्राजील विस्तृत पठार से व्याप्त है। इसका वर्णन ब्राजील का पठार, ब्राजील की उच्च भूमि या ब्राजील का ढाल क्षेत्र, इन अलग अलग नामों से जाना जाता है। आइए बच्चों मैं आप लोगों को बताती हूँ। जैसे ये हमारा पूरा ब्राजील है, ठीक है ना। तो ब्राजील का जो दक्षिणी भाग है, देखो दक्षिणी भाग मतलब नीचे वाला, साउथ वाला भाग, तो यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर है प्यारे बच्चों ब्राजील उच्च भूमि, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ब्राजील का उच्च भूमि, ये इससे व्याप्त है। अब इसके अलग अलग नाम है, यानी अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है। जैसे कि इसको आप ब्राजील का पठार कह सकते हो, ठीक है, ब्राजील की उच्च भूमि, या फिर ब्राजील का ढाल क्षेत्र भी आप इसको कह सकते हो। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, इसको ब्राजील का ढाल क्षेत्र भी कह सकते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है ब्राजील का ढाल क्षेत्र, ब्राजील उच्च भूमि, या फिर ब्राजील का एक और था ना ब्राजील का पठार, ठीक है। तो ये सब नामों से आप इसको बुला सकते हैं, बराबर। ओके, ब्राजील एवं गुयेना उच्च भूमियों को मिलाकर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का यह गर्भ माना जाता है। देखो प्यारे दोस्तों, जैसे कि ब्राजील में कितने उच्च भूमि है, एक तो ये पूरा है, ये आप कलर देख करके समझ पा रहे होंगे। देखो पूरा ऐसे ऐसे करके फैला हुआ है, देख रहे हैं कि नहीं, ये कलर आपको समझ आ रहा होगा। अगर इसमें ना समझ पा रहे हैं तो अपनी टेक्स्ट बुक खोल करके देख लेना। तो ये हमारा ब्राजील का उच्च भूमि है पहला, और फिर ये जो गुयाना उच्च भूमि है ना, ये आप देख सकते हो, ठीक है। तो इसको मिला करके क्या माना जाता है कि ये ना जो हमारा नॉर्थ नहीं साउथ अमेरिका है, वो इसका क्या है, कोर है, यानी गर्भ है, ठीक है। मतलब इसको मेन माना जाता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, आइए वर्ल्ड मैप हम जरा देखते हैं। वर्ल्ड मैप कहाँ पर है, वर्ल्ड मैप यानी क्या, पूरे विश्व का मानचित्र। ये देखो, इसमें ये है हमारा साउथ अमेरिका, है ना। तो साउथ अमेरिका में ये जो ब्राजील का उच्च भूमि है, और फिर यहाँ पर ये जो गुयाना उच्च भूमि है ना, मतलब इसको मिला करके ये पूरे नॉर्थ साउथ अमेरिका का गर्भ माना जाता है। मतलब इसको कोर, स्ट्रेंथ माना जाता है इसको, ठीक है, क्योंकि यही अगर देखा जाए तो है क्या है, मतलब उच्च भूमि है, बराबर। ओके, तो ये बात यहाँ पर हो गई, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया ना अच्छे से। कितने उच्च भूमि है यहाँ पर, 2 उच्च भूमि है। नाम बता दो जरा। एक तो है ब्राजील उच्च भूमि और दूसरा है हमारा गुयेना उच्च भूमि, ठीक है भाई, क्लियर हुआ। ओके, अब मैं आपको कुछ और बातें बताती हूँ। आइए जरा इसके बारे में और कुछ बातें करते हैं कि ऊंचाई कितनी है, लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, कहाँ से कहाँ तक फैले हुए, ये सब कुछ। तो पहले हम गुयेना उच्च भूमि की बात करेंगे। तो इसका जो मुख्य भाग है ना, वो कहाँ पर है, वेनेजुएला में है। वेनेजुएला कहाँ पर है भाई, दिखाओ जरा।
तो ये देखो अच्छे से और ध्यान से आप देखेंगे सब कुछ दिखाई देगा। ये देखिए यहाँ पर हमारा गुयेना उच्च भूमि है, तो इसमें देखो ये वेनेजुएला आपको दिखाई दे रहा है, तो इसका अधिकांश भाग कहाँ पर है, गुयाना वेनेजुएला में है। और देखो ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, तो यह उच्च भूमि पूर्व की ओर कहाँ तक फैली हुई है, फ्रेंच गियाना तक फैली हुई है। तो मैं आपको दिखाऊं फ्रेंच गियाना कहाँ पर आता है भाई, यहाँ पर आता है। तो ये जो उच्च भूमि है ना ऐसे ऐसे करके फैला हुआ है, गुयाना, फिर सूरीनाम और उसके बाद ये फ्रेंच गियाना, ठीक है। तो यहाँ तक ये फैला हुआ है कौन, गुयेना उच्च भूमि। ओके, गुयेना उच्च भूमि ब्राजील के उत्तर में रोरेमा, पारा एवं अमापा इन राज्यों में फैली है। यानी कि अब देखो आपसे पूछा जाएगा अगर कि ब्राजील का जो उच्च भूमि है ना, मतलब जो ऊपर वाला ये गुयेना उच्च भूमि है वो ब्राजील के कौन कौन से राज्यों में फैली हुई है, तो आप बताएंगे रोरेमा, पारा एवं अमापा। तो रोराइमा कहाँ पर है भाई, देखो यहाँ पे, अमापा इधर आ जाता है, जैसे कि लोकेशन मैंने आपको बताया था, याद रहना चाहिए। देखो ये अमापा है, फिर रोराइमा, ठीक है, और क्या बोला था वहां पर, पारा। तो रोराइमा, अमापा और पारा, ठीक है, इसमें ये फैला हुआ है। कौन फैला हुआ है, तो वही जिसकी मैं बात कर रही थी, हमारा उच्च भूमि, ठीक है, गियाना और क्या था, गुयेना उच्च भूमि, ठीक है। फिर ब्राजील में इस उच्च भूमि का कम ऊंचा भाग आता है, लेकिन ब्राजील का सर्वोच्च शिखर पिको डी नेब्लिना ब्राजील एवं वेनेजुएला की सीमा पर है और उसकी ऊंचाई 3014 मीटर है। यानी कहने का मतलब क्या है, देखो जो ब्राजील है ना, इस उच्च भूमि का जो कम ऊंचा भाग है ना वो ब्राजील में आता है। मतलब ब्राजील में देखो बहुत कम इसका भाग आ रहा है, बाकी तो दूसरे देश में यानी ऊपर वाले हिस्से में चला जाता है, ब्राजील में इसका बहुत कम भाग आता है। आप ये बात भी ध्यान रखिएगा। लेकिन एक और बात बताऊं, जो इसका सबसे मतलब हाईएस्ट पीक है पिको डी नेब्लिना, ठीक है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 3014 मीटर, आप देख सकते हो, है ना। तो ये वेनेजुएला और ब्राजील की सीमा पर आता है। यानी ब्राजील में तो ज्यादा ऊंचे ऊंचे नहीं है ये, है ना, क्योंकि वो दूसरे देश में चला जा रहा है। लेकिन हाँ, इसका जो हाईएस्ट पीक है ना वो है हमारा किसमें, ब्राजील और वेनेजुएला की सीमा पर है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 3014 मीटर। ओके, समझ आया। चलिए अब उसके बाद में यहाँ पे ब्राजील उच्च भूमि की बात कर लेती हूँ। अभी तक तो मैं ये गुयेना की बात कर रही थी ना, अब जो नीचे वाली उच्च भूमि है इसके बारे में हम समझ लेते हैं। तो ब्राजील उच्च भूमि के दक्षिण व पूर्व की ओर के भाग की ऊंचाई 1000 मीटर है, मीटर से अधिक है, किंतु अन्य भागों में ऊंचाई 500 से 1000 मीटर के बीच है। यानी कहने का मतलब क्या है, देखिएगा अगर मैं ब्राजील उच्च भूमि की बात करूं तो यहाँ पे आप देखिएगा 1000 से अधिक कहाँ कहाँ पर है, तो ये वाला जो भाग है पूर्व और ये वाला, ठीक है, यहाँ पर जो भाग है आप देख सकते हो ये 1000 मीटर से भी अधिक है। बाकी इसके आसपास अगर आप देखेंगे तो वो 500 से 1000 के बीच में है कि नहीं। तो यहाँ पे वही बात बोली गई है, ठीक है। उच्च भूमि की ऊंचाई उत्तर की ओर धीरे धीरे कम होती जाती है और इस दिशा की ओर ढाल कुछ ज्यादा तीव्र नहीं है। यानी कहने का मतलब क्या है कि ये जो हमारी उच्च भूमि है ना, इसके उत्तर की ओर जो मतलब ये है ना ऊंचाई, वो धीरे धीरे करके कम होती जाती है, बट वो अचानक से कम नहीं होती कि अचानक से मान लो अभी ऊंचाई पर है और एकदम से स्लोप बना लिया, ऐसा ढाल बना लिया, अचानक से नहीं होता, वो धीरे धीरे कम होता है। यानी ऐसे ये चल रहा है, ये चल रहा है, धीरे धीरे करके कम होगा। यानी आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा, जैसे हमारा अर्थ कैसे घूम रहा है तो हमें मालूम नहीं पड़ता वो घूम रहा है, क्योंकि वो धीरे धीरे घूम रहा है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर जो ढलान है ना, वो ढलान तो है लेकिन वो धीरे धीरे करके ये ढलान जा रही है, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर बोली गई है, बराबर। और इस ढलान से बहने वाली जो अमेज़न नदी की सहायक नदियां हैं वो क्या करती हैं, कई झरने और कई जलप्रपात बनाती हैं। यानी कि यहाँ पर देखिएगा ये अब क्योंकि ये ढलान है, धीरे धीरे करके यहाँ पर ढलान हो रही है, तो यहाँ से बहने वाली जो अनेक अमेज़न नदी की ये सहायक नदियां हैं ना, वो यहाँ पे जलप्रपात बनाते हैं, झरने बनाते हैं, ठीक है। चलिए ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्या ध्यान रखना है कि उत्तर की ओर ढलान कुछ तीव्र होगी पर अचानक नहीं। यानी अब बोला जा रहा है उत्तर की ओर तो ढलान होगी लेकिन अचानक से नहीं होती, मैंने कहा ना वो धीरे धीरे ढलान होती है। अनेक नदियां उच्च भूमि के उत्तर भाग में प्रारंभ होती हैं और अटलांटिक महासागर में जाकर के मिल जाती हैं। यानी कि बहुत सारी नदियां ऐसी हैं जो यहाँ से जो शुरू होती हैं और कहाँ पर जाकर के मिल जाती है, तो ये जो हमारा उत्तरी अटलांटिक महासागर है ना, यानी इस प्रकार से चलती जाएंगी, यहाँ पर जाकर के मिल जाएंगी, क्योंकि इधर ढलान है, मतलब जिधर नदियों को ढलान मिलेगा वो उधर ही तो जाएंगी। तो ढलान इधर है तो सारी नदियां इधर जाती है और उत्तरी अटलांटिक महासागर में जाकर के मिल जाती हैं, ठीक है, ओके। फिर उच्च भूमि के दक्षिणी ढलान से पेराग्वे, पराना, उरुग्वे आदि नदियों का उद्गम होता है और वे आगे जाकर अर्जेंटीना की ओर बहती हैं। यानी कि अगर मैं दक्षिणी ढलान की बात करूं, यहाँ पर तो देखिएगा पेराग्वे नदी,
पराना नदी और ये यहाँ पे उरुग्वे नदी, ठीक है। तो ये सब यहाँ से, मतलब ये वाला जो ढलान है दक्षिणी वाला, यहाँ से बहती हुई जाती हैं। और जो हमारा अर्जेंटीना, इसके आगे अर्जेंटीना आएगा, मैं आपको दिखा देती हूँ वर्ल्ड मैप पे। ये देखो, ये है हमारा अर्जेंटीना, ठीक है। अर्जेंटीना में वो जा करके मिल जाती हैं, समझ आया। देखिए ये अर्जेंटीना है ना, तो यहाँ से ये बहते बहते आती हैं, फिर ये अर्जेंटीना में जा करके मिल जाती हैं। ओके चलो आगे बढ़े। उच्च भूमि की पूर्व की ओर की ढलान अधिक तीव्र है और वह कगार की तरह दिखाई देता है। यानी ये जो उच्च भूमि है ना, कहाँ गया हमारा उच्च भूमि, ये देखो 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 यहाँ पर, हाँ ये जो उच्च भूमि है ना, इसके पूर्व की ओर की जो ढलान है वो कैसी है, वो मतलब तीव्र है, यानी तेजी से ढलान है, इस प्रकार से बहुत तेज ढलान है। और ये कगार के जैसा दिखाई देता है, जो अभी हम विशाल कगार पढ़ने वाले हैं। मतलब अचानक से, जैसे मान लो ऐसे इतना ऊंचा है, अचानक से पूरा आपको यहाँ से आप देखोगे आपको खाई जैसा दिखाई देगा, तो वो ऐसा है, ठीक है। चलो यहाँ तक बात समझ में आ गई ना अच्छे से। चलिए भाई अब आगे चलते हैं और जो हमारा दूसरा विभाग है हम उसकी चर्चा करते हैं। यहाँ पे पहला विभाग हमने पढ़ लिया, उच्च भूमि हमने पढ़ लिया है ब्राजील के, सिंपल थे ना। चलो अब हम बात करते हैं विशाल कगार की। तो प्यारे प्यारे बच्चों, विशाल कगार क्या है, तो देखो जैसे मान लो यहाँ पे ऊंचाई पे है पठार, ठीक है। तो अचानक से यहाँ पे ढलान आ जाती है, मान लीजिए कोई नदी यहाँ से बहती हुई आ रही है और फिर अचानक से यहाँ पर जब आई ना, तो इसको बहुत स्लोप मिला और फटाक से नदी क्या होगी, गिरती चली जाएगी, ठीक है। आप वहां पे खड़े होंगे तो नदी आपको भी धक्का दे करके अपने साथ में लेकर के जाएगी, तो वो होता है हमारा विशाल कगार, ठीक है। तो विशाल कगार के बारे में पढ़ते हैं कि कहाँ पर है ब्राजील में विशाल कगार। आइए देखते हैं। देखिए यह प्राकृतिक भाग भले ही क्षेत्र की दृष्टि से सबसे छोटा है, किंतु उसके ढलान की प्रकृति को देखते हुए और जलवायु पर पड़ने वाले प्रभावों को देखकर इसे स्वतंत्र विभाग माना जाता है। यानी कि अगर मैं ये उच्च भूमि विशाल कगार की बात करूं, तो ये भले ही इसका क्षेत्र छोटा है, यानी जो विशाल कगार है ना वो ज्यादा नहीं है, मैंने आपको बताया था ना, वो बस पूर्व की ओर ही है, वो ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी इसका जो प्रभाव है ना वो जलवायु पर अधिक पड़ने की वजह से इसको महत्वपूर्ण माना गया है। इसको एक भाग इन लोगों ने कंसिडर किया है, क्योंकि ये जलवायु पर ना प्रभाव डालता है, ठीक है। तो देखो जिसका ज्यादा प्रभाव रहेगा उसको लोग ज्यादा शक्तिशाली मानते हैं उसको, है ना। तो इसका ज्यादा प्रभाव है ना, इसके लिए इसको ज्यादा शक्तिशाली माना जाता है, ठीक है। और इस भाग में क्या है, देखो इस भाग में उच्च भूमि की ऊंचाई कितनी है, 790 मीटर है। यानी अगर मैं इस भाग की बात करूं, उच्च भूमि, देखो यहाँ पर उच्च भूमि की पूर्व दिशा इस कगार के द्वारा अंकित होती है। यानी जो उच्च भूमि है ना, इसके जो पूर्व की दिशा है, यानी ये वाली जो दिशा है ना प्यारे बच्चों, पूर्व की दिशा यही होगी ना, तो इसको हम क्या कहते हैं, विशाल कगार के रूप में हम जानते हैं, ठीक है। और यहाँ पे समझिएगा, इस भाग में उच्च भूमि की ऊंचाई कितनी है, 790 मीटर है, ठीक है। उच्च भूमि की जो ऊंचाई है ना वो देखो 500 से 1000 के बीच में, यानी 790 के मीटर के लगभग यहाँ पर वो है, ठीक है। और कुछ भागों में ऊंचाई धीरे धीरे क्या होती है, कम होने लगती है, बराबर। और साओ paulo से पोर्टो अलेग्रा के भाग में यह ऊंचाई सीधे एक ही ढलान में समाप्त हो जाती है। देखो यहाँ पर ना, जैसे कहीं पर तो ऊंचाई कम है, कहीं पर ज्यादा है, ठीक है, लगभग 790 मीटर है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे स्पेशली साओ paulo और पोर्टो अलेग्रा की बात करूँ, तो फिर यहाँ पर जो ढलान है ना वो एकदम से समाप्त हो जाती है। यानी कहने का मतलब क्या है, देखो जैसे पोर्टो अलेग्रा कहाँ पर है और साओ paulo कहाँ पर है, आओ दिखाती हूँ। ये देखो, ये आपका पोर्टो अलेग्रा है और ये हमारा साओ paulo है ना। तो यहाँ पर जो ढलान है ना वो कैसी है, वो मतलब एकदम से वो खत्म हो जाती है। मैंने बताया ना, जैसे नदी बहते हुए आ रही है, अब यहाँ पर आकर के नदी अचानक से नीचे गिर जाएगी, यानी उसको इधर उधर फैलने का मौका नहीं मिलेगा, वो डायरेक्ट जाएगी अंदर, ठीक है। तो ये इस प्रकार से यहाँ पे बोला गया है कि पोर्टो अलेग्रा और साओ paulo जो है ना, यहाँ पर ढलान काफी ज्यादा है, वो अचानक से एकदम से पूरा नीचे चली जाती है, ठीक है। और इस विशाल कगार के कारण दक्षिण पूर्वी जो व्यापारिक पवने हैं ना, उनके प्रवाह में क्या आता है, बाधा आता है। और इसके कारण इसके उस पार, कगार के उस पार ना वृष्टि छाया का जो प्रदेश है उसका निर्माण हो जाता है, ठीक है। इस प्रदेश के उत्तर की ओर के भाग का वर्णन अनावृष्टि चतुर्भुज के नाम से जाना जाता है। यानी कहने का मतलब क्या, आओ दिखाती हूँ। जैसे कि देखो, अब क्योंकि ये इतना ज्यादा ऊंचा है कि यहाँ से जो पवने बह करके आ रही है ना, अब पवने तो बह करके आ रही है ये देश में जाने के लिए, लेकिन भाई यह आ गया ग्रेट एस्कार्पमेंट, यानी कि ये विशाल कगार आ गया। इसने पवनों को बोला भाई रुको जरा ठहरो, यहाँ पर पहले बारिश करो फिर तुमको आगे जाने मिलेगा। तो इन लोगों ने रोक लिया। अब ये जो हवा थी
इनकी भी मजबूरी है भाई, है ना। इन लोगों ने क्या किया, यहीं पर बारिश कर दिया, जिसकी वजह से यहाँ पे तो ज्यादा बारिश हो गई, लेकिन इसके जस्ट अपोजिट पार्ट में यानी इसके पीछे वाले पार्ट में यहाँ पर कैसा प्रदेश हो जाएगा, तो वृष्टि छाया का प्रदेश हो जाएगा। रेन शेडो एरिया मतलब क्या होता है भाई, वृष्टि छाया, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा होगा वृष्टि छाया के बारे में। जैसे मान लीजिए ये है हमारा पर्वत, हवा बहती हुई आ रही है, तो पर्वत ने बोला भाई रुक जा तू। जैसे हमारे भी इंडिया में है ना वो दक्षिणी घाट, ठीक है, पश्चिमी घाट, सॉरी क्या है, पश्चिमी घाट। वहां से जब पवने वो हमारे हिंद महासागर से आती है ना, तो वो कहता है भाई रुक जा। अरब सागर से जो पवने बह करके आ रही है उनको भी कहता है रुको, यहाँ पे पहले बारिश करो फिर तुम आगे जाना। तो ये पवने यहाँ से आ रही है बड़ी अपना मतलब अपने एकदम मस्त में आ रही है, लेकिन भाई ये आ गया, इसने बोला रुको। तो इन लोगों ने फिर क्या किया, यहाँ पे ऊपर उठ करके गई, बादल बनाया और इधर खूब ज्यादा बारिश कर दी। फिर उसके बाद जब ये पवने जाएंगी तो इनके पास उतना मॉइस्चर होगा नहीं, और उतना मॉइस्चर नहीं होगा तो फिर यहाँ पर ये जो प्रदेश है इसको क्या कहा जाएगा भाई, वृष्टि छाया का प्रदेश कहा जाएगा। तो इसमें भी कुछ सेम होता है कि पवने तो रुक गई वो विशाल कगार की वजह से, ठीक है ना। तो अब इन्होंने यहाँ पे बारिश कर दी, लेकिन भाई जब आगे जा रही हैं तो ये सूखी सूखी है, इनके पास अब उतना ज्यादा मॉइस्चर नहीं है तो बारिश नहीं होगी। तो इस प्रदेश को क्या कहा जाता है, रेन शेडो एरिया यानी वृष्टि छाया का प्रदेश यहाँ पे इसके पीछे वाले भाग को कहा जाता है। और इसकी वजह से यहाँ पे एक ये निर्मित होता है जिसको हम क्या कहते हैं भाई, इसको हम कहते हैं अनावृष्टि चतुर्भुज के नाम से जाना जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, अनावृष्टि चतुर्भुज। आप देख सकते हो, देख लेना ये कहाँ पर लोकेटेड है, अनावृष्टि चतुर्भुज, ठीक है। चलिए भाई बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़े, समझ में आ गया। तो बस ये था विशाल कगार के बारे में। बोलो क्या इतना मुश्किल है जो आपको नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं तटीय प्रदेश की। तो जैसे हमारे भारत देश में तटीय प्रदेश थे वैसे ही ब्राजील में भी है, लेकिन भारत में तो ज्यादा तट था ना, यहाँ पर भी है लगभग उतना ही है। तो चलिए देखते हैं। ब्राजील को करीब 7,400 किलोमीटर लंबा तट प्राप्त है। इस तटीय प्रदेश को उत्तरी व पूर्वी विभागों में बांटा जा सकता है। देखो प्यारे दोस्तों, जैसे कि अगर मैं ब्राजील की बात करूं तो यहाँ पर भी लगभग 7,400 मीटर तक का तटीय प्रदेश मतलब प्राप्त है। ये जो आप देख रहे हैं ये सब तटीय प्रदेश ही तो है, देखो ना ये सागर के पास है ना, तो ये सब क्या है, तटीय प्रदेश है। अब इनका वर्गीकरण हम कैसे कर सकते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे होता था पश्चिमी तटीय प्रदेश और पूर्वी। अब यहाँ पे क्या होता है, इन लोगों ने बोला इसको उत्तरी और इन लोगों ने इसको क्या बोला, दक्षिणी, ठीक है। उत्तरी तटीय प्रदेश और ये दक्षिणी तटीय प्रदेश, ऐसा इन लोगों ने बोला है, ठीक है। ओके जी, फिर आगे देखो, आगे क्या है आपको बताती हूँ। देखिए उत्तर के अमापा से पूर्व के रियो ग्रांडे डो नॉर्टे तक उत्तर तट कहा जा सकता है। उससे आगे दक्षिण दिशा में फैले हुए तट को पूर्वी तट कहते हैं। यानी हम उत्तर तट किसको कहेंगे, तो देखो यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेकर के जो अमापा है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक फैला हुआ है रियो ग्रांडे डो नॉर्टे। देखो यहाँ पर ये नाम है, नाम बड़े अजीब अजीब है। देखो रियो ग्रांडे डो नॉर्टे है ना, तो अमापा से लेकर के रियो डो ग्रांडे तक का इतना जो सफर है ना, इसको हम कह सकते हैं उत्तरी अटलांटिक महासागर। और इसके आगे जब आप जाओगे तो इसको आप क्या कहोगे, दक्षिणी अटलांटिक महासागर कहोगे, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा है दक्षिणी अटलांटिक महासागर। प्यारे दोस्तों देखिए मैं आपको बताऊं अगर, तो ये जो आप देख रहे हैं ना, देखिए यहाँ पर देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये तो हमारा उत्तरी अटलांटिक महासागर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से जब हम नीचे की तरफ आएंगे तो ये हमारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर हो जाएगा, ऐसा हमारे टेक्स्ट बुक में बोला गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, आगे आपको कुछ और बातें बताती हूँ। उत्तर तट पर अमेज़न के साथ साथ अनेक जो नदियां हैं वह आकर के मिलती हैं, इसीलिए यह तट समतल और नीचा है। यानी कि जो हमारा उत्तर का तट है, उत्तर का तट यानी ये वाले तट की बात की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर कई सारी नदियां जो है वो आकर के मिलती हैं अमेज़न के साथ साथ, इसीलिए यहाँ पर क्या है, यहाँ का तट कैसा है भाई, समतल और नीचा है, ठीक है। और इसी किनारे पर क्या होता है ना कि मराजो द्वीप, आप समझिएगा यहाँ पे मराजो द्वीप, मराजो की खाड़ी और साओ मार्कोस की खाड़ी है। देखो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मराजो द्वीप कहाँ पर है, अच्छे से इनका लोकेशन ध्यान में रखिएगा। तो ये जो बच्चों आपको दिखाई दे रहा है ये आपका मराजो द्वीप है, और फिर ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है मराजो की खाड़ी। अच्छे से देखो ये मराजो द्वीप है, फिर खाड़ी कहाँ पर है, देखो खाड़ी हम किसको कहते हैं, जो तीन तरफ से भूमि से घिरा हो, बीच में थोड़ा ये पानी का भाग होता है, उसको हम खाड़ी कहते हैं। तो यहाँ पे मराजो की खाड़ी है और यहाँ पे साओ मार्कोस की खाड़ी है, ठीक है ना। तो ये इसकी वजह से निर्मित होते हैं, ये बात भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। ओके, मराजो एक बड़ा तटीय द्वीप है। वे अमेज़न
एवं टोकंटिस नदियों के मुहाने के दरमियान तैयार होता है। यानी कहने का मतलब क्या है, ये जो हमारा मराजो द्वीप है ना, इसकी बात की जा रही है। आप लोग समझिएगा, जो आपका मराजो है ना, ये क्या है, एक बहुत बड़ा तटीय द्वीप है। ये जो मराजो आप देख रहे हो, मराजो द्वीप है ना, ये एक मिनट, मराजो द्वीप ये रहा है ना, तो ये क्या है, ये एक बहुत बड़ा तटीय द्वीप है। और ये कहाँ पर निर्मित होता है, तो ये जो अमेज़न नदी का जहाँ पे खत्म हो रहा है उसका वो मुहाना है, मतलब यहाँ पर आकर के जो नदी है वो फाइनली खत्म हो जाती है, और फिर यहाँ पर एक और टोकंटिस नदी है, तो इन दोनों के मुहाने पर वो स्थित है, बराबर। और ये कैसे निर्मित हुआ है, देखिएगा, पूर्वी तट पर अनेक छोटी नदियां आकर मिलती हैं। इस भाग में साओ फ्रांसिस्को, एक मिनट, ये देख रहे हैं ना, दरमियान तैयार हुआ है, ये तो हमने देख लिया। अच्छा, अब उसके बाद यहाँ पे जो दूसरी नदी है उसकी बात की जा रही है, साओ फ्रांसिस्को। तो पूर्वी तट पर अनेक छोटी नदियां आकर के मिलती हैं। इस भाग में साओ फ्रांसिस्को नामक बड़ी नदी अटलांटिक महासागर में आकर मिलती है। देखो, जैसे मैं यहाँ पे साओ फ्रांसिस्को की बात करूंगी, तो साओ फ्रांसिस्को ये रही बच्चों, ये वाली नदी, ठीक है ना। देखो, ये इस प्रकार से बह रहा है और जाकर के यहाँ पे दक्षिण में मिल जाता है, यानी ऐसा लगेगा ये उत्तर की तरफ जा रहा है, लेकिन उत्तर की तरफ जाएगा, अचानक से ये पूरब में मुड़ा और जाकर के यहाँ पे जो दक्षिणी अटलांटिक महासागर है उसमें जाकर के वो मिल जाती है, ठीक है। और इस तट पर दूर दूर तक फैली हुई पुलिन एवं तटीय बालुका भित्तियां दिखाई देती है। यानी कि अगर मैं इस तट की बात करूँ तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमें बालुका भित्तियां दिखाई देती हैं। बालुका भित्ति मतलब क्या होता है, जैसे आप पुलिन यानी जानते हो, यानी जो बीच होता है वो, ठीक है। बालुका भित्ति मतलब क्या होता है, जैसे बालू बालू रहेगा बहुत सारा, उसकी बात की जा रही है। कुछ भागों में इन किनारों की रक्षा प्रवाल भित्तियों एवं द्वीपों द्वारा होती है, ठीक है। मतलब कुछ भाग ऐसे हैं जहां पर क्या किया जाता है कि इनके किनारों की रक्षा कौन करते हैं, तो जो प्रवाल भित्तियां होती हैं। प्रवाल भित्तियां मतलब क्या होता है, प्रवाल ना एक प्रकार का जीव होता है जो धीरे धीरे करके भूमि पर जमा हो जाता है, ठीक है। वो किनारे पर जमा है तो वो क्या करता है, वो किनारों की रक्षा करता है, ठीक है ना, समझ आया। तो ये बात इसमें हो जाती है। चलो, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा भाई। अब हम बात करते हैं मैदानी प्रदेश की। तो मैदानी प्रदेश पढ़े, आइए। तो यहाँ पर देखो, हमने ये सब कुछ तो पढ़ लिया है। अब मैदानी प्रदेश में देखो, ये अमेज़न नदी का मैदान आ जाएगा और ये जो पैराग्वे नदी है ना, इसका यहाँ पर मैदान आएगा, बाकी इसमें ज्यादा नहीं है। तो ये पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम द्वीप समूह पढ़ेंगे और फिर उसके बाद ये खत्म करेंगे इस वीडियो को, ठीक है। तो थोड़ी देर और बने रहिए आप लोग, यहाँ तक बातें समझ में आ रही होंगी वैसे आप लोगों के। चलिए, ब्राजील में मैदानी प्रदेश दो विभागों में दिखाई पड़ते हैं। उत्तर की ओर का अमेज़न नदी की मैदान का भाग और दक्षिण पश्चिम का पैराग्वे पराना नदियों का भाग। देखो, यहाँ पे दो हमें मैदानी प्रदेश दिखाई देंगे। एक तो ये अमेज़न नदी का मैदान, जैसे कि आप देख सकते हो, ये है हमारा अमेज़न नदी का मैदान। फिर यहाँ पर जो पैराग्वे पराना नदी है ना, ठीक है, इनके द्वारा जो यहाँ पे निर्मित हुआ मैदान है, वो दो मुख्य मैदान आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। अमेज़न ब्राजील का सर्वाधिक विस्तृत मैदानी प्रदेश है, यानी जो अमेज़न का मैदान है वो अगर आप देखोगे तो मतलब बहुत बड़ा है, बहुत विस्तृत है ब्राजील के लिए, ठीक है। अमेज़न के मैदान का सामान्यतः ढाल जो है वो पूर्व की तरफ है, यानी इसका जो ढाल है ना वो किसकी तरफ है, पूर्व की तरफ है। इसलिए तो इसकी जो भी नदियां हैं, सहायक नदियां, वो सब जाकर के यहाँ पर उत्तरी अटलांटिक महासागर में जाकर के मिल जाती हैं। अमेज़न घाटी ब्राजील के पश्चिम भाग में बहुत चौड़ी है, यानी अब मैं अमेज़न की घाटी की बात करती हूँ तो ब्राजील के पश्चिम भाग में काफी चौड़ी है। फिर उसके बाद जहां पर उच्च भूमियां मिल रही हैं, ये वाली उच्च भूमि और ये गुयाना उच्च भूमि, यहाँ पे थोड़ी कम हो जाती है। फिर उसके बाद यहाँ पे जाने के बाद अगेन ये लंबी हो जाती है, ठीक है। तो हाँ, ये बात ध्यान रखिएगा, समझ में आया। तो लगभग देखिएगा पश्चिम में कितनी है, 1300 किलोमीटर है। फिर जो दो उच्च भूमियां जहां पर पास में आती है वहां पे कम हो जाती है, और उसके बाद मतलब वो चढ़ाई कितनी हो जाती है भाई, 240 किलोमीटर लगभग हो जाती है। और जैसे जैसे अमेज़न नदी अटलांटिक महासागर की ओर जाती है वैसे वैसे मैदान की चौड़ाई बढ़ती जाती है, ठीक है। और यह मैदानी भाग पूर्णतः वनों से क्या है, व्याप्त है। बार बार देखो, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, ये जो मैदानी भाग आप देख रहे हैं ना, ये पूरा के पूरा मतलब यहाँ पे बहुत घने जंगल है, ऐसे ऐसे प्लेस है ना जहाँ पर कोई जाता भी नहीं होगा, ठीक है। वहां पे समझो बस जो एनिमल्स वगैरह है वही रहते हैं, वहां पे इंसान का जाना बहुत मुश्किल है, इतना गहरा, इतना घना जंगल है, ठीक है ना। और फिर यह भाग मैदानी पूर्णतः वनों से व्याप्त है। बार बार आने वाली बाढ़ और वनों के नीचे जमीन पर उगने वाली घनी वनस्पतियों के कारण यह मैदानी प्रदेश बहुत दुर्गम बन गया, यानी कि वहां पे जाना आसान नहीं है, बहुत कठिन है, ठीक है। अमेज़न की घाटी
के वन उष्णकटिबंधीय वर्षा के प्रकार हैं। यानी यहाँ पर जो वन है ना वो कैसे हैं भाई, तो ये उष्णकटिबंधीय वर्षा के प्रकार है। यानी कहने का मतलब क्या, उष्णकटिबंधीय का मतलब क्या हुआ, आप ऐसे समझिएगा कि यहाँ पर ना पूरे वर्ष भर जो भी पेड़ पौधे वो हरे भरे ही रहते हैं। यानी समझो कि यहाँ पे गीला गीला हमेशा रहता होगा, बारिश होती रहती होगी, यहाँ पे आपको सूखे पेड़ पौधे देखने नहीं मिलेंगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे हमने अमेज़न नदी का जो मैदान था उसकी बात तो कर ली, उसको समझ लिया। अब जो हमारे ब्राजील का दूसरा मैदानी भाग है उसकी जरा हम बात कर लेते हैं। तो ये कहाँ पर आता है, तो ये ब्राजील की उच्च भूमि के दक्षिण पश्चिम में स्थित पैराग्वे पराना नदियों का उद्गम स्थल है। देखो यहाँ पर जैसे ये हमारी उच्च भूमि है तो इसके पश्चिम में देखो यहाँ पे पैराग्वे नदी और फिर ये पराना नदी, तो इनका जो उद्गम स्थल है ना यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है, तो ये सब कुछ क्या है, ये है हमारा दूसरा मैदानी प्रदेश। ओके, और फिर पैराग्वे के उद्गम क्षेत्र की ढलान दक्षिण की ओर है। जैसे पैराग्वे जो है, पैराग्वे ये देखो यहाँ पे, इसका ढलान किसकी तरफ है भाई, दक्षिण की तरफ है। और जबकि पराना नदी की ढलान दक्षिण पश्चिम की ओर है। जबकि ये जो पराना नदी है इसकी ढलान कैसी है, दक्षिण और पश्चिम की ओर है। देख रहे हो, ये पश्चिम की ओर फिर दक्षिण की ओर बहती हुई आ रही है ना। और पेंटानल विश्व के उष्णकटिबंधीय आर्द्र भूमियों में से एक है। देखो यहाँ पे वेटलैंड्स की बात की गई है। ये जो आप देख रहे हैं ना प्यारे बच्चों, पेंटानल, ठीक है ना, तो ये क्या है, ये आर्द्र भूमि है। यानी कि जैसे दलदल युक्त भूमि होती है ना जो हमेशा गीली रहती है, उसमें जब आप जाओगे तो मतलब आपको लगेगा भूमि है, लेकिन जब उसमें आप जाओगे तो पट्ट से ना अंदर चले जाओगे। ठीक है, तो वैसा होता है। ठीक है, पेंटानल। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, सुनिएगा, पेंटानल दलदल का प्रदेश है और ब्राजील के माटो ग्रासो डो सुल राज्य में है। माटो ग्रासो डो सुल कहाँ पर है, माटो ग्रासो डो सुल यहीं पर है। दिखाओ मैं आप लोगों को अगर मैप में, तो आपको मालूम पड़ेगा माटो ग्रासो डो सुल यहीं पर है हमारा पेंटानल। ओके, जो कैसा है, आर्द्र भूमि है। ओके, फिर पेंटानल दलदल का प्रदेश है, देखा दलदल का प्रदेश है, और ब्राजील के माटो ग्रासो डो सुल राज्य में। पेंटानल का विस्तार ब्राजील की तरह अर्जेंटीना में भी दिखाई देता है। यानी ये जो पेंटानल है ये बस ब्राजील में ही नहीं है, ये अर्जेंटीना में भी आपको देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट है द्वीप समूह। तो द्वीप समूह, हाँ, इसके पास भी द्वीप समूह है क्या, तो भाई हमारे भारत जैसा इसके पास द्वीप समूह नहीं है, कुछ छोटे छोटे। आप जरा देखते हैं, तो मुख्य भूमि के अलावा ब्राजील में कुछ द्वीप हैं। इसका वर्गीकरण तटीय एवं सागरीय द्वीपों में किया जाता है। यानी जो ब्राजील की मुख्य भूमि है ना वहां पे आपको कुछ द्वीप देखने के लिए मिलेंगे, और इसका वर्गीकरण हम कैसे कर सकते हैं, तटीय एवं सागरीय द्वीपों में किया जा सकता है। तटीय का मतलब क्या हुआ, तट के पास ही रहेंगे। जैसे मान लो ये इनका तट है तो इसके आसपास में ऐसे छोटे छोटे आपको द्वीप देखने के लिए मिलेंगे। और सागरीय द्वीप मतलब क्या, थोड़ा यहाँ पे दूरी, सागर के अंदर होंगे, बराबर। अधिकांश द्वीप कैसे निर्मित हुए हैं, वो निक्षेपण कार्य से निर्मित हुए। यानी नदियां बहती बहती आई और अपना जो अवसाद से उसको इकट्ठा कर दिया और इस प्रकार से द्वीपों का निर्माण हो गया। मतलब इतने बड़े बड़े द्वीप नहीं है, वो बस नदियों के अवसाद से निर्मित हुए हैं। ठीक है, तो छोटे छोटे जो ऐसे पानी है, फिर छोटे छोटे पत्थर वहां पे अगर आ गए तो इनको इन लोगों ने क्या बोल दिया, द्वीप बोल दिया। ठीक है, सागरीय द्वीप मुख्य भूमि से 300 किलोमीटर से अधिक दूरी पर अटलांटिक महासागर में स्थित है। यानी जो मुख्य भूमि है उससे 300 मीटर की दूरी पर, ये 300 मीटर कितना होगा, थोड़ा सा ही तो होगा ना, तो वहां पर ये स्थित है जो भी सागरीय द्वीप है। और ये द्वीप चट्टानी स्वरूप के हैं। यानी आप यहाँ पे देखोगे तो जैसे मान लो पूरा पर्वत है ना, तो कुछ भाग उसका अंदर है और कुछ भाग यहाँ पे ऊपर ऊपर दिखाई देता है, तो वो इन लोगों ने द्वीप बोला है। दक्षिण अटलांटिक महासागर का तटीय भाग प्रवाल द्वीप और उन्हें एटॉल कहते हैं। यानी यहाँ पर भी कुछ एटॉल है। ठीक है ना, तो यहाँ पे प्रवाल द्वीप भी हमें देखने के लिए मिलता है अटलांटिक महासागर में, दक्षिण अटलांटिक महासागर में। ठीक है, यस। तो यहाँ पर देखिएगा प्यारे प्यारे दोस्तों, हमारा ये जो ब्राजील का पूरा एक्सप्लेनेशन था हमने देख लिया है। अब उसके बाद हमें यहाँ पर पढ़ना है भाई जल प्रणाली के बारे में। ठीक है, तो दोनों देशों का हमें पढ़ना है, एक तो हमें ब्राजील का पढ़ना है और दूसरा हमें भारत का भी पढ़ना है। तो बच्चों इसको हम कवर करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी अब भी मैंने आपको जितना सिखाया अच्छे से रिवाइज करो। वीडियो कैसा लगता है मुझे जरूर बताइए कमेंट करके। मिलेंगे हम लोग बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। ओके, चलो बाय बाय एवरीवन।